गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ मनु और आज हम स्टार्ट करेंगे एसएससी सीजीएल 2026 ब्लिट्स सीरीज़ नंबर 13। जिन्होंने अभी तक के लास्ट 12 ब्लिट्स सीरीज़ नहीं देखी हैं वो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत हेल्पफुल हैं आपके लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। इफ़ द स्क्वायर ऑफ 25 इज 625 देन फाइंड द स्क्वायर ऑफ 125। अगर कहते हैं 25 का स्क्वायर 625 है तो 125 का स्क्वायर बताओ। अब 25 का स्क्वायर कहता है 625, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब हमें चाहिए है 125 का स्क्वायर। जो ये 25 है ना, इसका क्यूब कर दो, इसका क्यूब करो, क्या आ जाएगा 15,625। वही इसका स्क्वायर है 15,625। एक तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, जो एक मतलब कि जो 25 का क्यूब और 125 का स्क्वायर ये सेम होते हैं। एक 16 का क्यूब और 64 का स्क्वायर ये सेम होते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री प्लस tan 60 सेकेंड थर्ड। इनकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। साइन 45 क्या होता है? साइन 45 होता है 1/√2 और कॉस 45 क्या होता है? सेम 1/√2 और tan 60 क्या होता है? √3। सेकेंड 30 अगर आपको इनकी वैल्यूज़ याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि सेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है? ये रेसिप्रोकल होता है जी कॉस का। तो cos 30 क्या होता है? √3/2। अब इन्वर्स में है तो 2/√3। सिमिलरली कॉसिकेंड 30 किसका आएगा? 1/sin 30। तो sin 30 क्या होता है? 1/2। तो ये कितना आ जाएगा? 2। cot 45 इज़ 1। ये कितना आ जाएगा? 1/2। ये इससे कैंसिल, बचा हमारे पास 2 और ये 2। तो ये कितना आ गया? 4.5। 4.5 इज़ 9/2। ये आंसर है आपका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके लिए मैं बहुत ही टफेस्ट सीरीज़ लेके आई हूँ। ये ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन टफ होंगे, ऐसे तो आपको सारे क्वेश्चंस उसमें जो सीजीएल का आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पे भी टफ नहीं देंगे, है ना। तो ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चंस लेके आई हूँ कि जितने मैं टफ इसमें डाल सकती हूँ मैंने उतने डाले हैं इसमें, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, जैसे ये क्वेश्चन, ये कुछ बच्चों के लिए टफ होगा और कुछ हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 240 meters high, okay, the angles of depression of the top and the bottom of the poles are 30 and 60 respectively. The difference in meters between the height of the pole and the distance from the hill. मान लो ये हमारे पास एक हिल है, ठीक है, ये हिल है एक, तो एक है हमारे पास पोल, ये बना लिया हमने पोल, ओके, ये छोटा सा, और हिल की हाइट कितनी है? गिवन है 240 हमें गिवन है। और जो हिल का एंगल ऑफ डिप्रेशन है टू द टॉप ऑफ द पोल, ये रहा पोल के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? दिस इज 30 डिग्री। और बॉटम पे कितना है? 60 डिग्री है, ओके। अब देखो, अगर ये 30 डिग्री है तो ये पूरा कितना होगा? ये पूरा होगा 60 डिग्री, ओके। ये पूरा 60 है। अगर 30 के सामने हमें पता है कि क्या होता है? 1 होता है, तो 60 के आगे क्या होगा? √3, है ना। अब अगर ये डिस्टेंस √3 है तो ये भी तो √3 होगा, √3। लेकिन ये होना क्या चाहिए था? ये होना चाहिए था 1। जब हम 1 को √3 बोल रहे हैं और ये 60 के सामने कितना आना चाहिए? √3। अगर हम इसको √3 बोल रहे हैं तो इसको भी हम √3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? ये पूरा आ जाएगा 3। ये यहाँ तक तो 1 है और ये पूरा कितना है? पूरा है 3। तो पोल की हाइट कितनी आ जाएगी? 3 - 1, ये कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया। और ये कितना है? √3 है। इनका डिफरेंस बताना है, मतलब 2 - √3, ये हमें पता करना है। हमें इतना पता है कि जो 3 है, 3 की वैल्यू ये है, जो 3 हिल की हाइट कितनी गिवन है? 240 है। हमें निकालनी किसकी है? 2 - √3 निकाल लो। देखो 3 से ये जाएगा तो ये जाएगा 80, 2 - √3, ये आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ है? ये रहा, ये नहीं है, सॉरी, ये रहा आपका आंसर, ठीक है।
आई होप आपको समझ आया। और ये समझाने के लिए इतना लिखना पड़ता है आपको, आपके लिए, अदरवाइज़ ये क्वेश्चंस जस्ट 20 to 30 सेकेंड्स में सॉल्व होने वाला है। ये मैंने ज़्यादा बोल दिया, 20 सेकेंड्स में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आप फर्स्ट टाइम में अटैम्प्ट करोगे और इसमें आपको लगने चाहिए 5 सेकेंड्स, ठीक है। जो नेक्स्ट है ये सेकंड क्वेश्चन, ये आप सॉल्व करोगे, अटैम्प्ट करोगे फर्स्ट टाइम में, और इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 सेकेंड्स लग सकते हैं। और ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे फर्स्ट टाइम में, और इसको आप मार्क रिव्यू भी कर सकते हो अगर आपको ये बड़ी लगे कि नहीं ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, नहीं हम बाद में करेंगे, तो मार्क रिव्यू भी कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसको क्या करोगे, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वैसे तो ये सॉल्व करने वाले होते हैं अटैम्प्ट, अगर आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है तो आप इसको अटैम्प्ट करो फर्स्ट टाइम में, ठीक है। अदरवाइज आप मार्क एंड रिव्यू करो, ठीक है, मार्क एंड रिव्यू बाद में करो इन टाइप के क्वेश्चंस को। अ क्यूब शेप्ड कंटेनर with a side length of 10 centimeter is filled with water. A solid metal sphere with a radius of 3 centimeter is then submerged into the container. How much water in cubic centimeters will overflow? कितना पानी है जो ओवरफ्लो करेगा, उतना ही करेगा जितनी वॉल्यूम होगी आपके स्फीयर की। तो स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो आर कितना है यहाँ पे, 3 है, ठीक है, इसका क्यूब। यही क्या होगा, यही वाटर फ्लो करेगा। तो निकाल लो कितना वाटर फ्लो करेगा, ये चला जाएगा 3 3 9 और 36 पाई, यही आपका आंसर है। ओके 36 पाई। अब अगर एग्जामिनर, यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शंस दी नहीं है, पता क्या करता है एग्जामिनर, 1000 मतलब ये 1000 क्या है, ये जो आपका क्यूब है ना, क्यूब इसकी वॉल्यूम, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि क्यूब की वॉल्यूम के इक्वल रख देते हैं इसको, हाँ, जो स्फीयर की वॉल्यूम है उसको, ठीक है, इक्वल रखेंगे तो इसकी वॉल्यूम कितनी आ गई, 1000 आ गई। अब ये जो आया है हमारा, तो इसको क्या कर देंगे, इससे माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन होती तो बच्चे इसको टिक करके आते। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना है कि वाटर कितना ओवरफ्लो होगा, जितनी आपकी स्फीयर की वॉल्यूम होगी उतना ओवरफ्लो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In triangle DEF, side lengths are this. Okay. M be the midpoint of side DF. Find the length of EM. EM की side length हमें पता करनी है। कैसे, देखो ये ना ऐसे है, आपको ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख रही, ये देखो सबसे बड़ी वाली जो है DF, वो है DF, क्या है 125। ओके, ये है DE, और DE कितनी है 75, और ये है 100। अब देखो अगर मैं इनको सबको 25 से डिवाइड करूँ, 25 से, तो ये कितना आएगा 3, और ये 4, और ये 5। तो आपको ट्रिपलेट नहीं दिख रहा 3 4 5 वाला, दैट मीन्स ये तो हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। अब इन्होंने एक मिड पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट DF पे। ओके, मिड पॉइंट किस पे, DF पे ले लिया। अब अगर ये इस दोनों DF का मिड पॉइंट है तो जो DM है वो कितना हो जाएगा 125/2, और ये भी कितना होगा 125/2। तो EM पूछा है इन्होंने, EM क्या होगा, EM वही होगा, EM इज इक्वल्स टू DM इज इक्वल्स टू MF। लग गया आपको समझ, आगे समझ। तो EM हमारा क्या होगा, इसका हाफ 62.5, दिस इज द आंसर। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ -5 पाई/3 रेडियंस। ओके, अब हमें क्या जाना है, हमें रेडियन से डिग्री पे जाना है, तो हम डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई से डिवाइड करेंगे। तो जब पाई से डिवाइड करेंगे तो ये पाई तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ऊपर क्या आ जाएगा -5 × 180 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा 60 पे, ये 300, और ये इसको टिक करके आ जाएंगे बच्चे, इसको टिक नहीं करना, आंसर हमारा नेगेटिव में है, तो आंसर इज -300। ओके, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन नेवर फॉर्म द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। इसमें होता क्या है, दो साइड्स का सम ले लो ट्राइंगल का, ठीक है, वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। जैसे
ए प्लस बी, इन दोनों का जो सम है वो सी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 2 + 3 कितना है 5, क्या ये 4 से ग्रेटर है। अब ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है, और इनको देखो, ये देख लो 2 + 3 कितना है 5, क्या ये बड़ा है, ये तो छोटा है 6 से, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए, सॉरी ये एक ट्रायंगल बनाएगी, नहीं बनाएगी। तो नेक्स्ट देखो ये 7 + 8 कितना आएगा 15, 15 बड़ा है 12 से, बिल्कुल ठीक है, ये भी एक ट्रायंगल बनाएगी। तो ट्रायंगल कौन नहीं बनाएगी, ऑप्शन सी, दिस इज़ योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी डायगनल्स डज अ रेगुलर हेक्सागन हैव। ओके, कितने डायगनल्स बनाएगा, कितने डायगनल्स बनाएगा, ये बनाएगा 9 डायगनल्स, कितने 9 डायगनल्स। कैसे इसका फॉर्मूला होता है, एन होती है नंबर ऑफ साइड्स, n-3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 6 और ये 3 और ये 2, कितना आ गया 3 3 ज़ा 9। ये याद कर लो, ये ना मतलब आपको मान लो कि हर दिन किसी ना किसी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, मान चलो 2 दिन छोड़ के मान लो, लेकिन मिलेगा ज़रूरी है क्वेश्चन आपको, तो इसका तो आप रट्टा ही लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट, एट अ स्पेसिफिक रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ मनी बिकम्स दिस आफ्टर 4 years एंड दिस आफ्टर 6। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट एट 12% एनुअली फॉर 5 years ऑन द सेम अमाउंट। ओके, अब देखो ये कितने साल बाद है, 4 साल बाद अमाउंट, ये कितने साल बाद है 6 साल बाद। अब मैं इस पे जो 18,500 है इस पे 2 साल का इंटरेस्ट निकाल लूँ, ये जो 19,800 है वो कितना ज़्यादा है इससे, 300 और ये 1300, ये तो 2 साल का इंटरेस्ट आ गया मेरे पास, 2 साल का। हमें कितने साल का चाहिए, हमें चाहिए 4 साल का इंटरेस्ट, कितने का 4 years का, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2600, कितने 2600, 4 साल बाद इतना इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। तो मैं प्रिंसिपल निकाल लूँ, निकालें हम प्रिंसिपल इस पर, तो इसमें से 2600 को माइनस कर दो, 18,500 में से 2600 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, जब हम 2500 को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 0 0 0 और ये 6, 16,000। अब इसमें से 100 और माइनस कर दो, कितना आ जाएगा ये 15,900। देखो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है 12%, तो 5 साल का कितना होगा 60%, तो इसका 60% निकाल लो, कितना आ जाएगा इसका, तो ये नीचे पीछे आएगा 40, तो हर ऑप्शन में है 40, तो 15 6 इज़ 90 + 5 इज़ 95, 9540, दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल इज इन्वेस्टेड बाय एन इंडिविजुअल, द एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट इज 6% फॉर द फर्स्ट 2 years। ओके, 2 साल के लिए कितना है 6% है। नेक्स्ट 8% फॉर द फॉलोइंग 4 साल के लिए कितना है 8% है। फिर है 10% फॉर द रिमेनिंग टाइम, रिमेनिंग टाइम कितना है हमारा, कितने टाइम के लिए इंटरेस्ट बोला इन्होंने 9 year के लिए, तो ये कितना हो गया 9 year के लिए, 4 2 6 हो गया, बचा कितना 3 साल के लिए कितना इंटरेस्ट है 10%। ओके, टोटल इंटरेस्ट अर्नड आफ्टर 9 years इज 7,400। ओके, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ये 2 साल के लिए 12%, ये 32% और ये 30%। ओके, इनको ऐड कर लो, ऐड करके कितना आ जाएगा आपका 3 3 6 7 और ये 74% की वैल्यू है 7,400, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसने पूछा है कि हाउ मच वॉज इन्वेस्टेड इनिशियली, तो इनिशियली इन्वेस्ट करे हैं 100%, 100% की वैल्यू हम निकालेंगे, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे ये इससे, तो ये आ जाएगा हमारा 10,000, कितना आ गया हमारा 10,000, दिस इज़ योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो क्वेश्चन नंबर 11, a person takes a loan of 25,000 for 2 years at a rate of interest of 5%, what will be the total amount to be paid after 2 years। ओके, इन्होंने कुछ नहीं बोला, ना तो बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, ना बोला कि सिंपल इंटरेस्ट है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट मान के चलेंगे इसको, ठीक है।
तो 1 साल के लिए कितना इंटरेस्ट है 5% है, तो 2 साल के लिए कितना होगा 10% होगा, तो इसका 10% निकाल लो। 10% निकालोगे 25,000 का कितना आएगा 2500, ठीक है। 10% आ गया 2500। तो ये तो आ गया इंटरेस्ट। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए अमाउंट, तो 25,000 को इसमें ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 275,000। ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ गया 27,500। दिस इज़ योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 12। In two concentric circles, the radius of circle C2 is less than the radius of circle C1. If AB is a chord of circle C1 of length 16 cm touching circle C2 at a point P, find the length of BP. तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर इस 8 आ जाएगा। 8 is your answer। कैसे निकाला मैंने, इतनी जल्दी निकाल दिया कैसे, देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं 2, ठीक है। ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये है C1 और ये है C2, ये 2 सर्कल्स हैं। ए बी एक कॉर्ड है C1 की, तो C1 ये है, इसकी कॉर्ड आ जाएगी। लेंथ कितनी है 16, टच कर रही है सर्कल C2 को ऐसे, ठीक है। तो एक कॉर्ड है C2 को टच कर रही है, तो अगर ये कॉर्ड है जो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 16 है। मान लो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये इसका रेडियस आ जाएगा, तो ये हाफ ये जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8। यही तो इन्होंने पूछा था। देखो कहाँ पे टच कर रही है, पॉइंट P पे टच कर रही है ना, तो कॉर्ड मान लो आपकी AB है, तो इसने पूछा था BP, तो BP कितना है हमारे पास, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 8। दिस इज़ योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In a circle, there are 2 parallel chords of length 10 cm and 24 cm. ये आपको वो ट्रिपलेट नहीं दिख रहा, 5 12 बचा क्या 13 बचा। Both chords are situated on the same side of the center if the distance between them is 7. इनके बीच का देख लो, 12 और 5 का डिफरेंस 7 है, हाँ मतलब ये सेटिस्फाई कर रही है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस कितना है 13 है, तो 13 कितना होता है, ये पाई आर स्क्वायर, यही होता है एरिया ऑफ द सर्कल, पाई आर स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कर लो, कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा, पाई इंटू 169। यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज़ द आंसर, 169 पाई। एक सर्कल है हमारे पास, वी हैव अ सर्कल, ठीक है। इसमें 2 कॉर्ड्स हैं, एक ये और एक ये मान लो सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द सर्कल हमें नहीं पता कितना है, इन्होंने दे दिया कि एक तो जो छोटी वाली है उसकी लेंथ 10 है, तो ये हाफ कितना आ जाएगा 5, और ये बड़ी वाली का कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ये आ गया 12। ओके, अब अगर ये 12 है तो मैं इसको मान लूँ ये इतना कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये बड़ा कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। क्या इनका डिफरेंस 7 है, यस यही तो बोला है इन्होंने, सेटिस्फाई कर गया ये। अब ये कितना आ जाएगा फिर 13 आ जाएगा, रेडियस क्या आ गया 13, तो निकाल लो फिर एरिया ऑफ द सर्कल इज 13 का स्क्वायर इंटू पाई कर दो। दिस इज़ योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अगर किसी बच्चे ने इसको नॉर्मल मेथड से करना है कि पता नहीं है कि कैसे कैसे, तो आप ये मेथड देख सकते हो, ठीक है। ये आपको बेसिक से बता रखा है यहाँ पे, ये देखो ये बेसिक से गिवन है। ये यहाँ पे ना इन्होंने डायग्राम इसने गलत दी थी, ऐसे नहीं बनेंगी, ये तो ऑपोजिट साइड पे हो गया, ऑपोजिट साइड पे। लेकिन इसने बोला है कि जो कॉर्ड्स हैं वो सेम साइड पे हैं, कॉर्ड्स हैं वो सेम साइड पे हैं, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ये डायग्राम थोड़ी सी गलत दी थी इन्होंने। नेक्स्ट, when the radius of a sphere is increased by 7 cm, its surface area increases by 4,312 centimeter square. What is the volume in centimeter cube of the original sphere? Original sphere की वॉल्यूम कितनी होगी? Let us consider कि जो ओरिजिनल स्फीयर का रेडियस है वो है r, तो जो r है रेडियस है आपका, इंक्रीज कितने से हुआ है 7 से, तो न्यू रेडियस कितना आ जाएगा r + 7,
और सरफेस एरिया कितना होता है, तो 4 पाई आर का स्क्वायर, लेकिन इंक्रीज़ कितना हुआ है, हमें सिर्फ वही बताना है कि कितने से इंक्रीज़ हुआ है। तो क्या करेंगे हम, 4 पाई जो r प्लस 7 है इसका स्क्वायर और माइनस कर देंगे ओरिजिनल r का स्क्वायर। ओके, तो ये वो फॉर्मूला नहीं बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है। तो ए प्लस बी अगर हम इनको दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2r, ये आएगा 2r प्लस 7, इतना आ गया। और इनका डिफरेंस जब हम लेंगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 4312, ये वैल्यू हमें गिवन है। निकाल लोगे, निकाल लो। देखो पाई को अगर तुम ऐसे लिखते हो 22/7, ठीक है, तो ये 7 से 7 चला जाएगा। और अब ये देखो 4 से इसको तो तुम 40 चला जाएगा 10 पे, और ये आएगा 7 और ये 8, ठीक है, इतने में चला गया। तो बचा गया हमारे पास 22 को इससे कट कर लो, ये कितना आएगा, पहले 88 जाएगा 4 पे, फिर आएगा 198 कितने पे जाएगा, 49 पे। तो हमारे पास आ गया 2r प्लस 7 इज इक्वल्स टू 49। इसको इधर ले आओ, ये आ जाएगा 2r इज इक्वल्स टू 42, और r की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 21 आ गई। ओके, इन्होंने बोला है कि फाइंड करनी है वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। तो वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो आर कितना है हमारे पास, 21 एंड 21, इसका क्यूब करो, ये तो 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 441 और ये इंटू 88, तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 8 आएगा। तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं। 8 ये आ जाएगा हमारा 35, तो इसका डबल करेंगे जब हम, 8 0 और ये 8 और ये 8, दिस इज़ योर आंसर, सी इज़ योर आंसर। था इसमें कुछ वेरी इंपॉर्टेंट, देखो फॉर्मूलाज तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, इस ऐसे जो सम होते हैं वो तो आपको कम्प्लीटली सॉल्व करने ही पड़ते हैं, बस इनमें आपका जो बेस है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका बेस क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। मैक्सिमम इसमें कितना था, 30 to 40 सेकेंड्स आप मान लो कि आपको इतने लग रहे हैं, क्योंकि वो भी अगर कैलकुलेटिव ना होता तो इतने भी नहीं लगने थे, ये था थोड़ा सा कैलकुलेटिव, कैलकुलेशन की वजह से आपको मान लो थोड़ा सा टाइम है जो ज़्यादा लग रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, a rope is cut into 2 pieces. The first piece is 3/5 of the total length. The second piece is 12 meters long. अगर फर्स्ट पीस जो है वो 3/5 है टोटल लेंथ का, तो सेकंड पीस कितना होगा, 2/5, और 2/5 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 12 गिवन है। व्हाट वाज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रोप, ओरिजिनल लेंथ कितनी हो जाएगी, फिर इसको कटिंग कर लो, कितना आ जाएगा, ये 6 इंटू 5 है 30, ओरिजिनल लेंथ कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। दिस इज़ योर आंसर। अटैम्प्ट करोगे और कितने टाइम में हो सकता है, मात्र 5 सेकेंड्स। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्राइंगल MNO हैज़ एन एरिया ऑफ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अ सिमिलर ट्राइंगल MNO has a perimeter that is twice the perimeter of the triangle MNO. What is the area of the triangle M hash, जो भी इसको बोलते हो आप, तो इसका हमें एरिया बताना है। ओके, कहते पेरीमीटर है जो इस ट्राइंगल का, वो क्या है, वो ट्वाइस है MNO की ट्राइंगल से। ये हमारे पास MNO और ये ट्राइंगल दूसरी, ठीक है। इनका जो पेरीमीटर की रेशो है वो क्या है, 1/2 है। तो एरिया की रेशो कितनी हो जाएगी, एरिया इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, ये 1/4। अभी ये जो 1 है ये हमें गिवन है कितना, 12, तो ये 12 कितना हो जाएगा फिर, सॉरी ये 4 कितना हो जाएगा फिर, 48। अगर एक की वैल्यू 12 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48। यही पूछा था, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, इन अ सर्कल विद द रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर अ कॉर्ड फॉर्म्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री।
व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। दिस इज़ योर आंसर। ये देखो इन्होंने बोला है कि जो कॉर्ड है वो सेंट्रल एंगल कितना बना रही है, 60 बना रही है। इसका मतलब जो ये ट्राइंगल बनेगी वो क्या होगी, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। अगर ये दोनों सेम हैं साइड्स तो इनके एंगल्स भी सेम होंगे। कितने होंगे, 60 और 60। और जो हमें रेडियस गिवन है वो कितना, 10 है। तो ये साइड जो है कितनी होगी, 10 होगी। तो आंसर कितना आ गया आपका, 10 सेंटीमीटर आ गया। अब मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। मान लो ये एक सर्कल है और ये एक कॉर्ड है और ये रेडियस है। ये दोनों क्या है, रेडियस है। अब ये जो कॉर्ड है ये एंगल बना रही है 60 डिग्री, ठीक है। फिर ये भी 60 होंगे, ये भी 60 होंगे। तो कॉर्ड कितनी आ जाएगी आपकी, इक्वल्स टू रेडियस। रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव अटेम्प्ट करोगे और 10 सेकेंड्स में सॉल्व। ओके, ये देख लो, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इन 2 सर्कल्स। देखो 4 कॉमन टेंजेंट्स होंगी जब ये क्या होगा, आपके सर्कल्स दूर दूर होंगे, ठीक है, एक दूसरे से तब। और जब ये एक दूसरे को टच करेंगे एक्सटर्नली तब कितनी टेंजेंट्स होंगी, तो 3 कॉमन टेंजेंट्स होगी। एक तो इंटरनल कॉमन टेंजेंट होएगी और 2 आपकी एक्सटर्नल टेंजेंट्स होंगी, ठीक है। और ये जब ये इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं तब 2 कॉमन टेंजेंट्स होंगी। इन अ सर्कल विद सेंटर O, पॉइंट्स A, B and C are on the circumference. If the angle AOB is equals to 80 degree, what is the measure of the angle ACB is 40 degree. ये एक सर्कल है और इसमें ये मान लो A है, ये मान लो B है और ये मान लो C है, ठीक है। 3 पॉइंट्स है सर्कमफेरेंस पे और ये सेंटर ऑफ सर्कल है O। ओके, तो ये क्या बना रहा है, AOB। AOB एंगल कितना है आपका, 80 डिग्री है, ठीक है। AOB इज़ 80 डिग्री। अगर AOB 80 डिग्री है तो मेजर ऑफ ACB कितना होगा, 40 डिग्री होगा। 40 डिग्री कि आपको पता है कि अगर एक आर्क, मान लो ये आर्क है, एक आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रही है तो वही सेम आर्क आपका सर्कमफेरेंस पे एंगल का हाफ बनाएगी, ठीक है। ये आपने पढ़ रखा है, मैंने लास्ट क्लासेस में करवा रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और मैंने ज्योमेट्री भी करवा रखी है आपको, इसी चैनल पे अपलोडेड है, वो भी आप अगर करना चाहो तो वहाँ से जाके कर सकते हो। ओके, इफ़ 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन। कितनी, अब बच्चे पता क्या करेंगे, सर्कल बना लिए, एक दूसरे को बाहर से टच कर रही हैं, ये एक ये जा रही है, कि ये जा रही है, कि ये जा रही है। कितने हो गए, 3 टेंजेंट्स होंगे। इसको टच करेंगे, इसको टिक करेंगे और भाग जाएंगे। ये आंसर नहीं है आपका, दिस इज़ नॉट योर आंसर। क्यों, क्योंकि इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स। इंटरनल कौन सी होती हैं, ये अंदर वाली जो होती है इनको इंटरनल बोलते हैं। ये पूछा है तो ये तो एक ही है, दिस इज़ योर आंसर। ये देखो यहाँ पे, हाँ ये रहा, ये है, दिस इज़ योर इंटरनल, दिस इज़ इंटरनल और दिस इज़ एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल। चले नेक्स्ट पे, हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट्स डू 2 सर्कल्स हैव व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इक्वल द सम ऑफ देयर रेडियाई। कहते हैं कितनी कॉमन टेंजेंट्स होगी 2 सर्कल्स की जब उनके बीच का जो डिस्टेंस है उनके रेडियस के सम के इक्वल होगा। तो ये कब होगा, जब वो एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे एक दूसरे को। देखो ये रहा, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, जो रेडियस ये मान लो R1 है, ये R2 है, वो इक्वल होगा R1 + R2 के। ओके, तो ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसमें कितने बन रहे हैं, अब इसमें बन रहे हैं 3 बन रहे हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 सर्कल हैं विद रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, हैव अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर बिटवीन देयर सेंटर्स।
व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कॉमन इंटरनल टेंजेंट बिटवीन द टू सर्कल्स। लेंथ ऑफ कॉमन इंटरनल टेंजेंट, वही वाली अंदर वाली, तो क्या आ जाएगी ये। अब अगर इसकी लेंथ पूछी है, इसका मतलब है कि जो रेडियस होते हैं ना, रेडियस R1 + R2 इसका स्क्वायर, रेडियस को ऐड करके इसको स्क्वायर लेना। तो रेडियस को जब हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 6 + 3 = 9, और डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, सेंटर्स का, वो कितना है 15। तो आपको ट्रिपलेट नहीं दिख रहा, 9, 12 और 15, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है लेंथ ऑफ द कॉमन इंटरनल टेंजेंट कितनी आ जाएगी, फिर 12 आ जाएगी। दिस इज़ योर आंसर। कैसे, ऐसे सॉल्व करके भी देख सकते हो। इन्होंने ये लेंथ पूछी है, 15 का स्क्वायर कर दो, फिर 9 का स्क्वायर कर दो, माइनस ये ले लो, कितना आ जाएगा आपका, ये होता है 12। दिस इज़ योर आंसर। ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप ये ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको ट्रिपलेट मिलेगा ही मिलेगा, और आपको ट्रिपलेट से ही सॉल्व करना है इसको, ठीक है। Two circles have radii 8 centimeter and 6 centimeter. The distance between their centers is 18 centimeter. What is the length of their common internal tangent segment? Again internal वाली बात हो रही है, इसका मतलब जो इसके रेडियस हैं उनको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड कर लिया इनके, और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 18 का स्क्वायर और 324 माइनस 196, तो ये कितना आएगा 128। ये जाएगा 16 के टेबल पे 8 पे, 16 × 8, तो अंडर रूट में है ये 16 का आ जाएगा, और ये 2√2, तो ये कितना आ गया आपका 8√2। 8√2 इज़ योर आंसर। द लेंथ ऑफ अ कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट and a common internal tangent to two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. If the distance between their centers is 10 centimeter, what are the radii of the two circles? हमें पता करना है दोनों सर्कल्स का रेडियाई। दो सर्कल्स हैं देखो, ठीक है। जो एक्सटर्नल टेंजेंट है उसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। और दूसरी है इंटरनल टेंजेंट, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इनके बीच का जो डिस्टेंस है एक्सटर्नल टेंजेंट का आ जाएगा हमारे पास 8 स्क्वायर, और ये इंटरनल टेंजेंट का 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इनके जो डिस्टेंस है बिटवीन देयर सेंटर्स वो कितना है 10 सेंटीमीटर। कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो आपको ट्रिपलेट दिख रहा है 6, 8, 10, है ना। तो अगर मैं इसको मान लूँ कि ये जो एक्सटर्नल टेंजेंट होता है इसमें जो रेडियस है उनका हम डिफरेंस लेते हैं, और जो इंटरनल टेंजेंट है उनमें हम रेडियस का सम लेते हैं। मैंने आपको पीछे करवाया है ना। तो हमें पता है कि यहाँ पे 6 स्क्वायर आना चाहिए और यहाँ पे 8 स्क्वायर आना चाहिए, है ना। यहाँ पे 6 स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पे 8 स्क्वायर आना चाहिए। तो ये पता चल गया कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 6 होना चाहिए, और जो इनका सम है वो कितना होना चाहिए, वो 8 होना चाहिए। तो क्या इनका सम 8 है? नहीं। क्या इनका सम 8 है? नहीं। क्या 7 + 1 8 है? यस, 7 + 1 इज़ 8। दिस इज़ योर आंसर। क्या इनका 8 है? हाँ, इनका सम तो 8 है, लेकिन क्या इनका डिफरेंस 6 है? 5 - 3 इज़ 2। क्या इसका सम 6 है? नहीं है, तो ये आंसर नहीं है, ये आपका सी इज़ योर आंसर। ऐसे कर सकते हो, ठीक है। A person walks at 5 km/h. If he increases his speed to 8 km/h, he takes 30 minutes less to cover a distance. ओके, इनकी अब जो स्पीड की रेशो है वो हमें कितनी गिवन है, 5 to 8 है। अगर वो अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर रहा है तो उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 5 to 8, ये तो स्पीड की रेशो आ गई। अब हमें लेनी है टाइम की रेशो, तो टाइम की रेशो इनके इन्वर्स हो जाएगी, इनकी उल्टी हो जाएगी टाइम की रेशो। तो टाइम की रेशो क्या हो जाएगी, 8:5 हो जाएगी। कहते ही टेक्स 30 मिनट्स लेस टू कवर अ डिस्टेंस। तो यहाँ पे कितना कम ले रहा है वो, 8 - 5 कितना कम ले रहा है, 3। 3 की वैल्यू कितनी है, 30 मिनट्स। ओके, जिसको हम 3 बोल रहे हैं एक्चुअल में वो 30 है।
तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 मिनट्स, लेकिन हमें चाहिए है आवर्स में, तो हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6 आवर आ जाएगी। ओके, हमें चाहिए है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। चाहे तो यहाँ पे पुट कर लो, चाहे या फिर यहाँ पे पुट कर लो। देखो 5 × 8 और 8 × 1/6 ये है, ये आएगा 40/6। 40/6 कितना होता है, इज़ 6.67 किलोमीटर। दिस इज़ योर आंसर। 6C is your answer. Okay. Next question. A 7:5 mixture of milk and water is contained in a vessel. The ratio of milk to water becomes 7:9 when 9 liters of the mixture is removed and the same volume of water is added to the vessel. How much milk was there in the vessel at the beginning? This question is your homework. आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताओगे। ओके, अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अनटिल पहले आप खुद से सॉल्व करोगे इसको, पहले ट्राई करना है, अगर नहीं होगा तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, और प्रैक्टिस करते रहो, हेल्थ अपनी अच्छी रखो और नींद अपनी पूरी रखो, ठीक है।